हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी बुक सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी आदि बुक सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। ये हमारी मॉडर्न इंडिया की बुक सीरीज है और मॉडर्न इंडिया की बुक सीरीज में ऑलरेडी हमने 4 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसके अंतर्गत हम मुगल साम्राज्य के पतन और नए स्वायत्त राज्यों के बारे में अध्ययन किया था। हमने साथ ही यूरोपीय कंपनियों के आगमन को भी कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा पार्ट 5 है। इसमें हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य की क्या कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के मध्य का क्या संबंध है। आपको पता है कि कई सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थीं, लेकिन वो अंग्रेज़ों की प्रतिस्पर्धा के सामने टिक ना सके और अंग्रेज एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में उभरे, जिन्होंने न केवल भारत के दक्षिणी राज्यों में बल्कि पूर्व की ओर बंगाल में भी अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। ये कहानी और ये पाठ उसी से संबंधित है। तो हम पहले क्या करेंगे कि बंगाल के नवाब की उस समय की स्थिति का अध्ययन करेंगे और फिर देखेंगे कि बंगाल की नवाब की स्थिति को कमज़ोर देखकर किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी या क्लाइव या ब्रिटेन की सरकार ने बंगाल में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की शुरुआत की और वो कौन से कारण थे जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो पाई। हमारा इस उद्देश्य होगा इस वीडियो में कि हम प्रीलिम के हिसाब से ही पढ़ें, ना कि मेंस, क्योंकि इस टॉपिक में कई सारे ऐसे आपको स्टेटमेंट मिलेंगे जो एक्सप्लेन करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन स्टेटमेंट को हमारी आंसर राइटिंग की सीरीज में पूछिएगा। यहाँ पर हमसे उम्मीद मत कीजिए। क्लियर? क्योंकि उस पर हम 15 से 20 मिनट कम से कम डिस्कस कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक, तो देखते हैं उस समय बंगाल की स्थिति क्या कैसी थी। आपको पता है कि बंगाल उस समय मुगल कालीन भारत का सबसे संपन्न राज्य था। क्लियर? आपको ये भी पता है कि उस समय का जो बंगाल हुआ करता था, उसमें पश्चिम बंगाल का कुछ बहुत क्षेत्र, समूचा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थी। अब आप अपने माइंड में इमेजिन करो कि जो बंगाल होगा वो कितना उपजाऊ प्रदेश भी होगा, और जब उपजाऊ होगा तो वहाँ से ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होगा, वहाँ पे सरप्लस काफ़ी ज़्यादा होगा, वहाँ पे समृद्धता भी काफ़ी ज़्यादा होगी, और इसलिए लोगों की जो सबसे ज़्यादा नज़र होगी वो बंगाल की ओर ही होगी। क्यों? क्योंकि बंगाल उस समय पूरे एशिया का लगभग 14% से भी ज़्यादा ट्रेड को मॉनिटर करता था। समझ गए? यहाँ से कई सारी ऐसी वस्तुएं थीं जो विश्व के अलग अलग देशों में निर्यात की जाती थी, जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भी चाहती थी कि क्यों ना हम बंगाल पे अपना प्रभुत्व इस्टेब्लिश कर लें। और एक बात आपने लास्ट के लेक्चर में देखा था कि जो बंगाल था वो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में व्यापारिक गतिविधियों को प्रमोट करने का एक केंद्र भी था, जिसमें डचों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। तो हमने ये कहानी ऑलरेडी पढ़ ली थी। अब हम कुछ नाम देखेंगे कि आपको पता है कि बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा मुर्शिद कुली खां ने की थी, और बाद में अंतिम जो वहाँ पे शासक था अली वर्दी खां, वो वहाँ तक की स्टोरी हमने पढ़ ली थी। लेकिन अली वर्दी के मरने के बाद वहाँ पर उसने अपने भतीजा सिराजुद्दौला को शासन की पदभार संभालता है, क्योंकि सिराजुद्दौला काफ़ी योग्य था। अली वर्दी खां का जो बेटा था वो उतना योग्य नहीं था। अब जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठ गया तो आप देखोगे कि कई सारे इसके विरोधी भी आए, जैसे शौकत जंग जो कि चचेरा भाई था, सिराज की जो मौसी घसीटी बेगम, और इनका सेनापति मीर जाफर जो कि अली वर्दी खां का दामाद था। ये सब के सब सिराज की गद्दी से परेशान थे। वो चाहते थे कि सिराज को गद्दी क्यों मिल गई। तो आप देखोगे कि इन्हीं सब विरोधियों का दमन करने के लिए सिराजुद्दौला ने क्या किया कि घसीटी बेगम को बंदी बना लिया, मीर जाफर को सेनापति के पद से हटा दिया और उसकी जगह पर मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया। ये पर्सनैलिटी आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि जब हम प्लासी का वार पढ़ेंगे तो वहाँ पे मीर मदान पर्सनैलिटी को काफ़ी अच्छे ढंग से देखेंगे। फिर आपको पता हो कि उसने कई सारे युद्ध में शौकत जंग को भी हरा दिया। ये युद्ध आपको नहीं याद रखना, आपको बस ये याद रखना है कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य क्या टसल हुई। तो आप देखोगे
कि डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने बंगाल में अपनी कई सारी व्यापारिक कंपनियां पहले से ही इस्टेब्लिश कर ली थीं और जिसमें हुगली इनका सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र था। ठीक, लेकिन हुआ क्या, अंग्रेज़ों को लगा कि जब डच भी यहाँ पर हैं, फ्रांसीसी भी यहाँ पर हैं, तो हम अपना ट्रेड कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम वहाँ के नवाब से ये कहें कि भाई साहब, आप जो बाकी कंपनियां हैं या तो उनको हटा दो या उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर दो या उनको दस्तक के तहत परमिट मत प्रोवाइड करो। अब आपके मन में आया होगा कि ये दस्तक वर्ड क्या है। दस्तक एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये लाइसेंस होता था कर मुक्त व्यापार करने का। कहने का मतलब कि अगर आपको ये लाइसेंस परमिट मिल जाए तो आप फ्री ट्रेड बंगाल में कर सकते थे। तो इसको किसने जारी किया था? 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने इसे जारी किया था। ठीक, कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। ये होता क्या था कि जब ये जारी किया जाता था तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। मतलब इन्होंने न केवल दस्तक अपने लिए इस्तेमाल किया बल्कि कंपनी के कर्मचारी अपने निजी ट्रेड में भी करने लगे। अब आपके मन में आ गया ये समझ में नहीं आई लाइन। देखो, दस्तक दिया गया एक पूरी कंपनी को, लेकिन उस कंपनी में कई सारे डायरेक्टर्स होते थे। तो ये हुआ कि उन डायरेक्टर्स ने अपनी अलग अलग कंपनी ओपन कर ली और उसमें वो अपना अपना यूज करने लगे। जैसे कि कई सारे लोग, आप लोग कहीं पे रहते होगे तो आपके पास क्या होगा कि कोई ऑनलाइन क्लास आप परचेज करते हो। आप क्या करते हो, आप परचेज करते हो लेकिन आप उस ऑनलाइन का पासवर्ड लगभग 3 से 4 दोस्तों के साथ शेयर कर देते हो। तो ये दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? इसी को वहाँ पे दस्तक के दुरुपयोग कहा गया। क्लियर? आपको स्टोरी ये समझ में आ गई होगी। फिर आप देखेंगे कि जब ये दस्तक था तो इससे नवाब को काफ़ी घाटा होता था। यहाँ तक कि जो भारतीय व्यापारी होते थे उनको भी लॉस होता था। क्यों? क्योंकि वो इस कंपटीशन में टिक ही नहीं पाते थे। तो उन्होंने नवाब से कहा कि भाई साहब, आप इस प्रॉब्लम को तो ज़रा सॉल्व करिए। तो नवाब ने कहा ठीक है। उन्होंने अंग्रेज़ों को हिदायत दी और इस बात की भी हिदायत दी कि आप दस्तक के दुरुपयोग को मत करिए। लेकिन आपको पता है कि अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ थे, वो माने कैसे। तो जब वो उन्होंने नहीं माना तो नवाब ने एक आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि एक तो बिना परमिशन के वहाँ पे क्या कर रहे थे, फोर्ट विलियम जो बना रहे थे उसमें चार दीवारी करने लगे और उसमें हथियार वगैरह कई सारी चीज़ें बनाने लगे। तो लोगों को, अंग्रेज या नवाब को ये लगा कि आप व्यापार करने आए हो कि यहाँ पे सिक्योरिटी अपनी देख रहे हो। तो नवाब ने जब अंग्रेज कंपनी को कहा, मैसेज किया कि भाई साहब, आप ये बताइए कि आप इसमें चार दीवारी क्यों कर रहे हो। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई साहब, हम डच कंपनी से डर रहे हैं, फ्रांसीसियों से हमें डर लग रहा है, इसलिए हमने इसकी चार दीवारी की है। तो नवाब ने कहा, नवाब हम हैं, आपको हमसे परमिशन लेनी चाहिए तब आप ये करते। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है, नहीं ली परमिशन तो क्या दिक्कत हो गई। तो इसमें नवाब नाराज़ हो गया और जब नवाब नाराज़ हुआ तो उसने कहा चलो इस बात को तो हम बात को छोड़ देते हैं। लेकिन अगली बार जब उसने देखा कि ये लोग मान ही नहीं रहे तो कलकत्ता पर वो आक्रमण करता है 15 जून 1756 में। और उस आक्रमण में गवर्नर जो था उसे फुल्टा द्वीप तक भेज देता है कि आप यहाँ से अब निकलो, आपका यहाँ पे अब कोई वो नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि फोर्ट विलियम के पतन के बाद जो सिराज ने बंदी बनाए थे ना कैदियों को, उनमें स्त्री और बच्चे कई सारे लोग थे, तो उनको उसने एक जगह कमरे में बंद कर दिया था। तो माना यह जाता है कि वहाँ पे वो लोग दम घुटने की वजह से मर गए, इसलिए उसे काल कोठरी की त्रासदी का नाम दिया जाता है। लेकिन आपको इतनी कहानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ों को लगा कि यही मौका है कि हम इसी कारण इसी को बहाना बनाएं और इन पर अटैक करें। तो अंग्रेज़ों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए 1756 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैनिक अभियान भेजा। रॉबर्ट क्लाइव बेसिकली पहले साउथ इंडिया में डचों के साथ लड़ रहा था, लेकिन जब उसको ये दिखा कि नहीं, अब हमें यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, हम ऊपर जाते हैं। कहाँ पे? बंगाल में। इसीलिए आप देखोगे कि डुप्ले ने जो चाबी इधर ढूंढने की कोशिश की साउथ इंडिया में, वो क्लाइव ने बंगाल में खोज ली। तो ऐसे क्वेश्चन हम मेंस में करेंगे। खैर, फिर आप देखोगे कि द डच नहीं, सॉरी, फ्रांसीसियों से डुप्ले, क्योंकि फ्रांसीसी ही था ना, वहाँ पे वो लिप्त था। फिर आप देखोगे कि 9 फरवरी 1757 को कंपनी और नवाब सिराज के मध्य एक संधि होती है अलीनगर की,
जिसमें यही बातें की जाती हैं कि आप अंग्रेज फैक्ट्रियों पर नवाब ने कब्जा किया को उसको वापस कर देगा और अंग्रेजों को सिक्का ढालने कलकत्ता में किलाबंदी का भी अधिकार मिल गया। ठीक, यानी कि 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित कर ली। फिर आप देखोगे कि बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती जो चंद्रनगर पर थी उस पर अधिकार कर कंपनी ने कहा नवाब से कि आप फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर निकाल दो, जिसे नवाब को मानना पड़ा। इस तरीके से आप देखोगे कि सिराज की इस स्थिति में देखा, जब सिराज की स्थिति कमज़ोर हो रही थी तो उन्होंने सोचा अंग्रेज़ों ने कि क्यों ना हम यहाँ पर अब एक कठपुतली नवाब बैठा दें, और कठपुतली अगर हम नवाब बैठा देंगे तो वो न केवल हमारी व्यापारिक सहूलतों को काफ़ी रियायत प्रोवाइड करेगा, साथ ही वो हमें यहाँ पे राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित करने में मदद करेगा। तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या किया, जितने भी इनके दुश्मन थे, चाहे मीर जाफ़र, चाहे राय दुर्लभ, चाहे जगत सेठ या घसीटी बेगम, इन सबको इकट्ठा किया और इनको अलग अलग टाइप का लालच दिया कि आपको हम ये देंगे, आपको वो देंगे। तो इन्हीं षड्यंत्रकारियों के कारण आप देखोगे कि एक युद्ध होता है जिसको नाम देते हैं प्लासी का युद्ध। क्लियर? प्लासी का युद्ध बेसिकली कई लोग कहते हैं ये झड़प थी, कई लोग कहते हैं कि इसमें एक प्रकार की छल कपट था। तो ये निश्चित है कि ये छल कपट ही था इसमें। क्यों? क्योंकि उस समय जो उनका सेनापति हुआ करता था मीर जाफ़र, उसने नवाब को धोखा दिया। मतलब कि नवाब ने ये कहा, जब आप बताइए कि सेनापति तो प्रमुख होता है सेनाओं का, जब युद्ध की शुरुआत हुई तो युद्ध के स्थल में सभी लोग गए और वहाँ पे ये फ्रंट, जिस फ्रंट पे मीर जाफ़र होता था, तो उसने कहा कि नवाब हम यहाँ पे युद्ध हार रहे हैं। तो नवाब को लगा हम युद्ध हार रहे हैं क्या। तभी इसी जगह पे मीर मदान जो दूसरे फ्रंट का सेनापति था उसने कहा नहीं, हम जीत रहे हैं युद्ध। मीर जाफ़र कहता है सेनापति हमें या तुम हो। तो मीर मदान ने कहा साहब आप ही हो। तो इन्होंने कहा कि नवाब आप भाग जाइए यहाँ से, मीर जाफ़र ने, और अपने बेटे से कहा कि तुम इन्हें सही सलामत महल पहुंचा दो और युद्ध तो हम बाद में भी लड़ लेंगे, जीत लेंगे, आप अगर नहीं बचोगे तो फिर युद्ध का क्या फ़ायदा। तो नवाब को, सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र का बेटा ले जाता है और बीच रास्ते में ही नवाब को मार देता है। और जब मार देता है तो आपको पता है जब राजा ही चला गया तो युद्ध तो अपने आप हार गए। युद्ध हारने के बाद राजा मर ही गया, तो मीर जाफ़र को अंग्रेज़ बंगाल का नवाब बनाते हैं। अब यहीं पे कई सारे हिस्टोरियन कुछ अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं कि आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। ये सब आप जब मेंस कंप्लीट करना ना, या मेंस के आंसर राइटिंग करना, तो वहाँ पे हमसे पूछना, हम वहाँ बताएंगे। ठीक, प्रीलिम में इसका कोई काम नहीं है, बस आपको कहानी पता हो कि प्लासी की लड़ाई की कहानी क्या है। जब मीर जाफ़र शासन के अंतर्गत आता है तो आप बताइए मीर जाफ़र को बनाया किस लिए गया था, कठपुतली के रूप में। और कोई भी व्यक्ति कब तक कठपुतली के रूप में काम करेगा। खैर, खुशी खुशी में शुरू में मीर जाफ़र ने क्या किया कि आपने हमको नवाब बनाया तो हम आपको एक गिफ्ट देते हैं, और गिफ्ट में उसने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी गिफ्ट के रूप में दे दी कि आप यहाँ की जमींदारी वसूला करिए। और अलग अलग लोगों को अलग अलग पैसा दिया, गिफ्ट दिया। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये कि मीर जाफ़र समय के बाद इनके बीच टसल होने लगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा इससे वसूली शुरू की, जिससे मीर जाफ़र अपना जो शासन था वो नहीं संभाल पा रहा था। मीर जाफ़र को लगा कि ये अंग्रेज़ तो हमें परेशान ही कर ले रहे हैं। तो मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के मध्य एक ऐसी छोटी सी झड़प हुई, और उसमें अंग्रेज़ों ने सोचा कि यार ये मीर जाफ़र को ना हटा दो, ये हमारे वर्क पूरे नहीं कर पा रहा। और मीर जाफ़र की जगह पर उन्होंने मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। लेकिन मीर कासिम जो था वो मीर जाफ़र की अपेक्षा काफ़ी टैलेंटेड था। वो समझता था कि अंग्रेज़ों से हमें कैसे निपटना है। इसीलिए उसने सबसे पहले क्या किया कि अपनी राजधानी को ही बदल दिया। मुर्शिदाबाद राजधानी थी, वहाँ से बदलकर मुंगेर कर लिया। क्यों? इससे क्या होगा कि राजधानी पर इतनी जल्दी अंग्रेज आक्रमण नहीं कर पाएंगे। साथ ही उसने क्या किया कि वहाँ पर कई सारे कारखाने लगाए, जिसमें उसने एक बंदूक बनाने का कारखाना लगाया, देसी बंदूकें बनाने का, और कई सारे लोगों के साथ मिलकर सेना का निर्माण भी किया ताकि वो अंग्रेज़ों से फ्यूचर में निपट सके। और एक और बात उसने क्या किया कि जो दस्तक होता था ना, जिसके अंतर्गत आप देखोगे
कि जो कंपनी के लोग होते थे वो एक दूसरे को ब्लैक में दस्तक बेचते थे, जिससे उसका रेवेन्यू का लॉस होता था। तो इसने एक काफ़ी महत्वाकांक्षी स्टेप लिया और उस दस्तक को क्या किया, फ्री कर दिया सबके लिए, कि अब दस्तक किसी काम का नहीं रहेगा। अब जब उसने ऐसा कर दिया तो जो कंपनी के लोगों की जो इनकम थी वो बंद हो गई। इससे कंपनी के लोग नाराज़ हुए, उनको लगा कि ये भी बिल्कुल मीर जाफ़र की तरह ही निकला, तो क्यों ना इसको भी हम गद्दी से हटाएं। और इसको गद्दी हटाने के लिए इन्होंने सोचा इसके साथ हम युद्ध करें। तो मीर कासिम को लगा कि अंग्रेज़ों को हम अकेले तो नहीं हरा सकते, इसलिए एक हम गुट बनाएंगे। और उस गुट में उसने उस समय के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और स्वयं मिलकर एक गठबंधन बनाया, जिसने 1764 में बक्सर की लड़ाई की। हालांकि इस बक्सर की लड़ाई में हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब से समझौता कर लिया और उनसे कहा कि भाई साहब, आप अपनी सेना थोड़ी लेट पहुंचाना ताकि हम युद्ध जीत जाएं और आपको हम बदले में इतना पैसा दे देंगे। तो वो बेचारा अवध का नवाब मान गया और जिस कारण बक्सर का युद्ध हुआ और उसमें मीर कासिम पराजित हो गया। और जब मीर कासिम पराजित हो गया तो मीर कासिम को हटाने के बाद फिर से मीर जाफ़र को गद्दी मिल जाती है और वो फिर सीधे मन से अंग्रेज़ों का साथ देने लगता है। आपने इतनी स्टोरी पढ़ ली, अब आप यहाँ देखोगे कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी जो सेना का नेतृत्व किया था वो हेक्टर मनरो ने किया था। बस आपको इसमें ये याद रखना है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें क्लाइव ने किया था। बाकी आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं मेंस की हैं और जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई वो इसी से रिलेटेड है। फिर इसमें एक वर्ड आता है, जब मीर कासिम को हटा दिया गया और मीर जाफ़र को जब बना दिया गया फिर से, तो हुआ क्या कि एक संधियाँ की गई दो। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि मुग़ल बादशाह शाह आलम से हुई और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो अवध के नवाब के साथ में हुई। ठीक, इलाहाबाद की प्रथम संधि में क्या हुआ कि कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गए। अब प्रश्न आता है कभी कभी कि द्वैत शासन क्या होता है। हालांकि जब इंडियन पॉलिटी की हम सीरीज कंप्लीट कर रहे थे तो स्टार्टिंग में मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये चीज़ बताई थी। द्वैत शासन का मतलब होता है दीवानी और निज़ामत। कहने का मतलब दीवानी के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, राजस्व एवं वित्त से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो दीवानी के अंतर्गत आते हैं। निज़ामत का मतलब ये होता है सिक्योरिटी, जितनी भी सिक्योरिटी है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी चीज़ें। पहले क्या होता था कि बंगाल में जो दीवानी और निज़ामत होती थी वो नवाब और मुग़ल बादशाह के अंतर्गत ही होती थी। और जो वो होते थे, क्या कहते हैं, दीवानी के अधिकारी, वो एक दूसरे पर नज़र तो रखते थे, साथ ही वो मुग़ल बादशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे। लेकिन इलाहाबाद की संधि में हुआ क्या कि अंग्रेज़ों को 26 लाख रुपए वार्षिक देने के बदले दीवानी का अधिकार मिल गया और 53 लाख रुपए में बंगाल के नवाब को देने पर निज़ामत का अधिकार मिल गया। कहने का मतलब अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक मुश्त रकम नवाब को दे दी और एक मुश्त रकम किसको, बंगाल के नवाब को, और एक वहाँ पे, और कहा कि आप हमें दोनों राइट दे दो और हमारे अकॉर्डिंग ही अब ये सारी चीज़ें चलेंगी। आपको लग रहा होगा उस समय तो पैसे बहुत थे, तो बिल्कुल नहीं, बहुत कम पैसे थे। और दीवानी और जब निज़ामत के दोनों अधिकार कंपनी को मिल गए तो इसे ही द्वैत शासन कहा जाने लगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल में द्वैत शासन से क्या आशय है, तो आप बता सकते हो कि दीवानी और निज़ामत के अधिकार। द्वैत शासन का जनक लियो कॉर्टिस को माना जाता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। आप देखोगे कि कई बार क्या हुआ, दीवानी और निज़ामत के इसी विवाद में ना तो बंगाल में सही से कोई काम कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि जब प्रशासन अच्छा करोगे तो पैसा चाहिए, लेकिन पैसे पर अधिकार कंपनी का होता था। कंपनी कहती थी भाई इतने में ही काम चला लो ना, तो नवाब कहता था भाई नहीं चल सकता। और जब नहीं चल सकता तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अराजकता आ गई, अव्यवस्था फैल गई, भ्रष्टाचार होने लगा और कई सारे वाणिज्यिक जो व्यापारिक कार्य थे या इंडस्ट्री थी उनका पतन शुरू हो गया। और एक समय तो ऐसा आया कि वहाँ पर इतना बड़ा अकाल पड़ा जिसमें करीब 1 करोड़ लोगों की मृत्यु भी हो गई। समझ रहे? तो इतनी खराब स्थिति हो गई थी। अब आप देखोगे कि इसके बाद क्या होता है, 1773 का अधिनियम आता है जिसमें इस द्वैत शासन को समाप्त कर बंगाल में
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को रेगुलेट किया जाने लगता है और एक केंद्रीय प्रशासन की नींव की शुरुआत होती है। इतनी सारी चीज़ें बस हमें इसमें पढ़नी थी, यानी कि हमको ये देखना था कि प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ, सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। फिर हमें ये देखना था कब हुआ, 1757 में। फिर हमें ये देखना था कि दस्तक का क्या मतलब होता है। फिर हमें ये देखना था कि इंटरलोपर शब्द का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है कि जो अनऑथराइज्ड ब्रिटिश व्यापारी होते थे उनको इंटरलोपर कहा जाता था। फिर हमने ये देखा कि मीर जाफ़र और मीर कासिम के मध्य की स्टोरी क्या है। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया, हेक्टर मुनरो ने। और लास्ट में हमने देखा इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव और मुगल बादशाह, क्लाइव और अवध के नवाब के मध्य संपन्न हुई। इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, अब हमारा जो अगला पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट क्या पड़ा। इसको भी हम काफ़ी स्लो मोशन में देखेंगे और उन्हीं तथ्यों को देखेंगे जो यूपीएससी के प्रीलिम में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी टॉपिक ऐसे हैं। अब आप इकोनॉमी का इम्पैक्ट अगर देखोगे तो सव्यसाची भट्टाचार्य ने केवल इस पर एक बुक ही लिख दी है, या आप इंडिया टुडे बुक देखोगे या इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखोगे तो आपको बुक नहीं पढ़नी पूरी, आपको बस कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी हैं जिससे आपका प्रीलिम क्लियर हो जाए। ठीक, तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।